नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। देखिए, हिजबुल्लाह के खात्मे का संकल्प लिए इजराइल की सेना लेबनान में निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने के लिए हवाई और जमीनी हमला दोनों का सहारा ले रही है। लेकिन अब इजराइल इन दिनों तरीकों के नए नए साथ और हमले के नए नए विकल्प की ओर भी लगातार रुख कर रहा है, और वो विकल्प हैं समुद्र के रास्ते अटैक का। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल मध्य पूर्व में चल रही जंग से ही जुड़े हुए हैं, और हमारा पहला सवाल है, लेबनान पर समंदर के रास्ते क्यों प्लान बना रहा है इजराइल? ये देखिए पहला सवाल हमारा, और इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इजराइल की योजना हिजबुल्लाह को 3 तरफा चक्रव्यूह में घेरने की है, यानी आईडीएफ लेबनान में जल्दी ही ट्रिपल अटैक को अंजाम दे सकता है। इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक, एयर अटैक में धुआं धुआं बेरूत। जमीनी हमले से करहता दक्षिणी लेबनान। अब हिजबुल्लाह पर समंदर से वार। लेबनान से हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना धुआंधार अटैक कर रही है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को किसी भी कीमत पर बख्शने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो हिजबुल्लाह फाइटर्स को चुन चुन कर निशाना बना रही है, और इसके लिए वो हवाई हमलों के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले का भी मोर्चा खोले हुए है। इजराइल की फौज की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो मेरे पीछे जो है, ये एरियल स्ट्राइक की है इजराइल ने, इजरायली वायुसेना ने। बेरूत पर इजराइल का हमला बदस्तूर जारी है, और सोमवार को इन हमलों में लेबनान के 10 फायर फाइटर्स की भी मौत हो गई। इस सोमवार को पहली बार फायर फाइटर्स को यहाँ साउथ सबर्ब में निशाना बनाया गया, जिसमें 10 फायर सर्विस के लोग मारे गए, और साथ ही साथ पैरामेडिक को जो स्टाफ जो इस बॉम्बिंग के बाद जो कल हुई थी उसके बाद वहां गए थे रेस्क्यू के लिए, उनको भी इजराइल की वायुसेना ने निशाना बनाया। इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों से घिरे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान के पहाड़ी इलाकों में शरण ली थी, लेकिन आईडीएफ ने पहाड़ों पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहां भी बमबारी कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर कर दिया। बेरूत से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका है लेबनान का, जहां पर ये है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्या डैमेज जो है इसमें हुआ है। आप देख लीजिए, ये जो है कितने सारे वाहन जो है अभी कुछ घंटे पहले जो है इस एयर स्ट्राइक में यहाँ जो इजरायली वायुसेना की तरफ से हमला हुआ है, कितने घर जो है बर्बाद हो गए हैं उस एयर स्ट्राइक में। लेबनान का पहाड़ों पर बसा अलमाद्या वो इलाका है जहां साल 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान भी हमला नहीं हुआ था, लेकिन 18 साल बाद ये जगह भी इजरायली बमबारी की चपेट में आ गई। मैं इस वक्त लेबनान के पहाड़ी इलाके अलमाद्या में हूँ। यहाँ पर सोमवार रात को जो है एक के बाद एक कई इलाकों में इजरायली वायुसेना की तरफ से जो है बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह को 2 मोर्चों पर घेरने के बाद अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ तीसरा मोर्चा भी खोलने जा रही है। जमीन और हवाई हमले से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद समंदर के रास्ते भी लेबनान पर हमले की तैयारी हो रही है। दरअसल भूमध्य सागर के किनारे बसे लेबनान को इजरायली फौज चारों तरफ से घेर लेना चाहती है, इसलिए इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगी। सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। इसके अलावा मछुआरों और भूमध्य सागर से सटे 60 किलोमीटर तक के इलाके में न जाने की चेतावनी दी गई है। एयर स्ट्राइक अभी भी वो बेरूत में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर कर रहा है जहां से उसका नेटवर्क चलता है, लेकिन कोशिश अब उसकी ये है कि हिजबुल्लाह जो कि समंदर के इलाके का भी इस्तेमाल कर रहा था इजराइल पर निशाना लगाने के लिए, चाहे उसके एयर बेस हो या फिर हाइफा शहर हो, अब उसकी कोशिश है कि समंदर के मार्ग से आकर के यानी पश्चिम के हिस्से से भी हिजबुल्लाह को घेरा जाए।
इजरायली ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए भूमध्य सागर में अमेरिकी बेड़ा पहले से ही तैनात है और वो पूरी स्थिति पर पहले से ही बारीकी से नजर बनाए हुए है। यहाँ पर जो है इस समंदर में जो है अमेरिकी सेना तैनात है, उनके युद्धपोत और उनके बेड़े के जहाज जो है समुद्री बेड़ा जो है वो यहाँ पर तैनात है इस मेडिटेरियन सी में। वो हर एक हरकत पर यहाँ नजर रख रहा है। लेबनान से पहले गाजा में इजरायली फौज 3 तरफा घेराबंदी कर चुकी है और इस घेराबंदी के बाद गाजा का क्या हाल हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसे में अब डर इस बात का है कि इजरायल के ट्रिपल अटैक में कहीं लेबनान दूसरे गाजा में तब्दील न हो जाए। लेबनान के अलमादिया से अशरफ वानी और बेरूत से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप का तो इजराइल ने पहले ही खात्मा कर दिया और अब आईडीएफ हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स को ठिकाने लगा रहा है। इजरायली फौज ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह का लॉजिस्टिक्स हेड सुहेल हुसैनी मारा गया। ईरान और हिजबुल्लाह के बीच हथियारों के लेन देन में हुसैन की अहम भूमिका होती थी। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है, ये देखिए, हमारा दूसरा सवाल हो जाता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह लीडरों को क्यों चुन चुनकर ढेर कर रहा है इजराइल? ये भी बड़ा सवाल है। लेबनान में हिजबुल्लाह लीडरों को क्यों चुन रहा है, इसके बारे में विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे बैरूत में मौजूद हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा से। हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एक के बाद चाहे वो फवाद शुक्र हो, उसके बाद चीफ नसरल्लाह हो और उसके बाद तमाम जो कमांडर जो हिजबुल्लाह के रैंक थे, फिर चाहे वो उनकी मिलिट्री सप्लाई के जिम्मेदार हों, कम्युनिकेशन के जिम्मेदार हों, इंटेलिजेंस देखते हों या फिर मिलिट्री डोमिनेशन और चाहे अल रिदवान फोर्स के साथ कम्युनिकेशन, इन सब के बीच हुसैनी का मारा जाना एक बड़ा झटका है। क्योंकि इसराइल ने ये समझा, उसकी इंटेलिजेंस ने समझा कि आज भी मिलिट्री सप्लाई और लॉजिस्टिक्स में हुसैनी की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी और इसीलिए बीती रात जो हमला बेरूत में हुआ सबर्बन में, इजरायली इंटेलिजेंस ने उसे इकट्ठा किया। दिन भर बेरूत के ऊपर इजरायली ड्रोन घूमते रहे और जब उन्हें जानकारी मिली तो प्रिसाइज स्ट्राइक में हुसैनी को मार गिराया गया। आज की तारीख में भी बेरूत पर लगातार हमले हो रहे हैं और खासकर वो इलाके जो हिजबुल्लाह का गढ़ है वहां पर। लेकिन हुसैनी के मारे जाने से इजराइल को ये उम्मीद है कि हिजबुल्लाह की कमर टूटेगी, लेकिन उसके पास दूसरी तीसरी लाइन के कमांडर्स हैं और अब चुनौती उसकी इसलिए बढ़ेगी कि क्या उसके हथियारों का जखीरा जो सप्लाई लाइन है उसमें जो बाधा पहुंच रही, क्या हिजबुल्लाह उससे निपट पाएगा? फिलहाल इजराइल को कम से कम यही उम्मीद है। हवाई और जमीनी हमले की मार झेल रहा लेबनान चौतरफा संकट से इस वक्त जूझ रहा है। लगातार बमों और मिसाइलों के अटैक की वजह से बड़ी संख्या में लेबनान के लोग जो हैं अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उन्हें अपनी जिंदगी सड़कों के किनारे तंबुओं में गुजारनी पड़ रही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल है, अपने ही देश में क्यों शरणार्थी बने हुए हैं लेबनानी? बड़ी संख्या में दक्षिणी लेबनान से जान बचाकर पलायन कर चुके लेबनानी बेरूत में शरणार्थी की तरह जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। न रहने के लिए घर, न सोने के लिए छत, न खाने के लिए खाना, अब सड़क पर इनका आशियाना। ये दर्द उन हजारों बेकसूर नागरिकों का है जो जंग की मार झेलने के लिए मजबूर हैं। सड़कों के किनारे टेंट में अपनी जिंदगी गुजार रहे ये लेबनान के वो लोग हैं जो अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। दरअसल दक्षिणी लेबनान में इसराइल के घातक अटैक के बाद वहां रह रहे हजारों नागरिक पलायन कर लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंच गए हैं। यहाँ रहने के लिए न उनके पास कोई जगह है न पैसा, और यही वजह है कि इन लोगों ने सड़क किनारे छोटे छोटे तंबुओं में अपना ठिकाना बना लिया है। ये लोग अब अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रहने को मजबूर हैं। जिस कैंप में आया हूँ, कैंप नहीं है दरअसल, ये शरणार्थी हो गए हैं और ये अपने साथ महिलाएं जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे कैंप में जाइए, देखिए हम किस स्थिति में रह रहे हैं।
तो अब मैं आपको एक कैंप में ले चल रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि ये किस स्थिति में। देखिए यहाँ पर लोग, ये जो एयर स्ट्राइक के बाद जिनके घर तबाह हो गए या लोग डर से छोड़े, काम भर का सामान है। इजरायली हमलों के कारण लेबनान में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेबनान सरकार ने हालांकि शरणार्थियों के लिए बेरूत में रिलीफ कैंप बनाए हैं, लेकिन इन कैंप में भी अब जगह बची नहीं है। दक्षिणी लेबनान के यारून गांव में जहां पहले ऊंची इमारतें थीं, वहां अब सिर्फ खंडहर बचे हैं। चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। इन हालातों से बचने के लिए लोग बेरूत का रुख कर रहे हैं। पलायन इतना बढ़ गया है कि सड़कों से लेकर पार्क तक और बीच से लेकर पार्किंग तक शरणार्थी ही दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में न सिर्फ ये जो पलायन है वो बढ़ने की आशंका है, बल्कि साथ ही साथ पूरे लेबनान में जरूरी चीजों की कमी भी जो है लोगों को महसूस हो रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पहले ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर चुका है। लेबनान में स्थिति इतनी विकट है कि यहाँ रहने वाले लेबनान छोड़कर उस सीरिया का रुख कर रहे हैं, जहाँ से कुछ साल तक लोग सुरक्षित निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, लेकिन इस युद्ध का शिकार केवल आतंकी ही नहीं हो रहे, इसका असर बेकसूर आम जनता पर भी पड़ रहा है और जंग की कीमत ये लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर चुका रहे हैं। बेरूत से आशुतोष मिश्रा और लेबनान सीरिया बॉर्डर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले 1 साल से जारी इजराइल हमास जंग में हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया, लेकिन अब जो है हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये की मौत के बाद हमास को संभाल रहे हाया सिनवार के छिपे होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल है, क्या हमास चीफ हाया सिनवार जिंदा है? सूत्रों का यह दावा है कि सिनवार न केवल जिंदा है बल्कि अपने साथ उसने बंधकों को भी रखा हुआ है और अब वो कतर से बंधकों के बदले युद्ध विराम की पहल करने जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है, और वो भी कुछ दिन या कुछ महीनों से नहीं बल्कि पूरे 1 साल से। और अब 1 साल पूरा होने के बाद भी इजराइल की तरफ से हमास के खात्मे का अभियान अभी तक जारी है। पिछले 1 साल में इजराइल सेना ने हमास के लगभग पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया है। हमास के टॉप कमांडर्स के साथ साथ हमास के टॉप लीडर्स को खत्म किए जाने का दावा किया गया था। दरअसल हमास के टॉप लीडर्स में 3 नेता शामिल थे, जिसमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्या सिनवार शामिल था। इजराइल के जुलाई में हमास की पॉलिटिकल चीफ का तेहरान में इस्माइल हानिया को बम से उड़ाने के बाद हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को अगस्त में मार दिया। हानिये के बाद संगठन की कमान याह्या सिनवार को मिली थी, लेकिन आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया कि पिछले महीने सिनवार का भी खात्मा हो चुका है। लेकिन अब इजराइल सेना के सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याह्या सिनवार जिंदा है और उसने कतर के साथ सीक्रेट तरीके से संपर्क किया है। पिछले कई महीनों से इजराइल की सेना ये कह रही थी कि हमास का चीफ जो है सिनवार वो मारा गया है, लेकिन सिनवार न सिर्फ जिंदा है बल्कि इजराइल के जो गाजा में बंदी है उनके साथ बैठा हुआ है। कहा जा रहा है कि सिनवार जिंदा है और इजराइल से अगवा किए गए बंधक उसके साथ ही हैं।
सूत्रों का ये भी दावा है कि उसने गाजा में सीज फायर के लिए कतर से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया है। लेकिन इसी बीच इजराइल सेना के गाजा में हमास के कुछ टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। इजराइल की सेना ने अब से थोड़ी देर पहले गाजा पट्टी में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजराइल की सेना का दावा यह है कि ये तीनों हमास के आतंकवादी पिछले साल 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था दक्षिणी इजराइल पर, उसमें सीधे तौर पर शामिल थे। जैसे ही इजराइल को खुफिया जानकारी मिली ये कहां छिपे हुए हैं, उसके बाद एक एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन माउंट किया गया और उसमें इजराइल की वायुसेना ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 70 ठिकानों को निशाना बनाया और इन 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इजरायली सेना ने हमास की कमर तोड़ दी है, लेकिन अभी भी हमास के लड़ाके इजराइल पर हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। इजराइल की वायुसेना और सेना दोनों ही गाजा पट्टी में निरंतर अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं। खान यूनुस से अभी भी हमास के आतंकवादी कई बार इजराइल को निशाना बनाने में सफल होते हैं, लेकिन उनके रॉकेट्स का जो असर है वो किसी इलाके में नहीं पड़ा। हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास के नेटवर्क को भले ही इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से सफाया करने में आईडीएफ अभी भी कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। इजराइल के हाइफा से गौरव सावंत के साथ लेबनान सीरिया के बॉर्डर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। गाजा और हमास को मिट्टी में मिलाने के बाद भी इजराइल अभी तक अपने सभी बंधकों को हमास के चंगुल से रिहा नहीं कर पाया है। कहा जा रहा है कि अभी भी हमास के कैद में करीब 100 इजरायली बंधक हैं। ऐसे में इजराइल सरकार पर अपने बंधकों को रिहा करना जबरदस्त दबाव पर है और नेतन्याहू के खिलाफ इसको लेकर इजराइल में प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। हमारा 5वां सवाल ये जाहिर तौर पर उठता है कि इजराइल के लिए कितना गंभीर बनता जा रहा है बंधक संकट। बता रहे हैं इजराइल के हाइफा में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव सावंत। जो सबसे बड़ी चिंता दक्षिण के क्षेत्र में इजराइल के लिए है कि 1 साल पहले जो 250 लोग बंदी बना लिए थे हमास के आतंकवादियों ने, 150 को तो इजराइल ने छुड़ा लिया, कुछ जीवित और कुछ के शव वापस आए, लेकिन अभी भी करीब 100 के करीब इजराइल के नागरिक हमास की कस्टडी में है। अलग अलग गुफाओं में, सुरंगों में, घरों में उनको छिपा कर रखा गया है और उनके परिजन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। हर शनिवार को यहां पर विरोध प्रदर्शन होता है। लोग कह रहे हैं कि आप अगर डील करनी पड़े, कोई समझौता करना पड़े हमास के साथ, तो आप हमास के साथ समझौता कीजिए, लेकिन इन 100 लोगों को जीवित सुरक्षित जिस हाल में वो है उन्हें वापस लाइए। देखिए, इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास की नाक में दम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि हिजबुल्ला और हमास खामोश बैठे हुए हैं। वो लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं। हालांकि इजराइल का रक्षा कवच जो है आयरन डोम अधिकतर मिसाइलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन हमलों के दौरान बजने वाला सायरन इजराइल के लोगों की लाइफलाइन अब बन चुका है। हमारा 6वां सवाल जाहिर तौर पर यह उठता है कि जंग में फंसे इजराइल में कितनी अहम है सायरन की भूमिका। बता रहे हैं इजराइल के हाइफा में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव सावंत। तो सायरन की आवाज के साथ लोगों के सुरक्षित जगह तक पहुंचने के बारे में बता रहे हैं, सुनिए। एक के बाद एक 2 बार हम लोगों को बॉम्ब शेल्टर में भागना पड़ा। एक बार तो 1 मिनट का समय नहीं था जब से वो एयर रेड सायरन बजा। वो एयर रेड सायरन कब बजता है? जैसे ही हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता है तो यहां जितने भी वेपन लोकेटिंग रेडार्स हैं, जो रेडार लगे हैं, वो भांप लेते हैं कि अब एक रॉकेट फायर हुआ है इजराइल की तरफ। लेकिन दोनों देश इतने करीब हैं कि लेबनान के बॉर्डर से इजराइल की सीमा तक घुसने में रॉकेट को महज 75 से 80 सेकंड लगते हैं। तो केवल आपके पास 1 मिनट का समय होता है और कई बार 45 सेकंड कि वहां रॉकेट फायर हुआ, एयर रेड सायरन बजा और आप बॉम्ब शेल्टर में भागे। अगर आप नहीं भागे और हवा में रॉकेट फट गया तो लोहे के लाखों टुकड़े बहुत तेज गति से नीचे आते हैं, जो आपके अगर शरीर में लग जाए, सिर में लग जाए तो जानमाल का बहुत नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद
पेजेकियान के बीच मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अगर रूस ने ईरान की खुलकर मदद करने का ऐलान कर दिया तो मध्य पूर्व में जंग के विस्तार की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में हमारा सातवां और अंतिम सवाल ये उठता है कि शुक्रवार को पुतिन और पेजेकियान की संभावित मुलाकात से क्या जंग में समीकरण कुछ बदलेंगे? बता रहे हैं बेरूत में मौजूद हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। दरअसल मध्य एशिया में जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदल रही है। अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में है, न सिर्फ इंटेलिजेंस सपोर्ट बल्कि इस लड़ाई में वो मेडिटेरेनियन में उसके वॉरशिप सीधे यमन और सीरिया से आने वाले बैलिस्टिक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का रूसी राष्ट्रपति पुतिन से तुर्कमेनिस्तान में होने वाली मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको याद रहे कि हमेशा ये कहा जा रहा है कि ईरान के फाइटर पायलट्स को रूस ट्रेनिंग देगा, सुखोई 35 देगा और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देगा, लेकिन खुलकर वो इस लड़ाई में साथ नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद करेगा। ईरान ने पहले ही प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए हैं, बैलिस्टिक से जो है हमला किया इजराइल पर, और माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल इजराइल उसका बदला लेगा। और इस बदले में अगर लड़ाई में आक्रामकता आती है, लड़ाई आगे बढ़ती है, तो ईरान को फिलहाल इस समय समर्थन की जरूरत होगी रूस की, क्योंकि मध्य एशिया के दूसरे देश निंदा तो करते हैं इजराइल की हमास पे हमले को लेकर के, गजा में हमले को लेकर के, लेकिन खुलकर कोई ईरान के या फिर हिजबुल्लाह के साथ नहीं है। और ऐसे में अब ईरान को उम्मीद है कि इस लड़ाई में उसे रूस का साथ मिलेगा। तो फिलहाल 7 बजे के साथ सवाल के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। जल्द